हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्किल पीपल। सो लास्ट क्लास में हमने जो समझा था वो था हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में। आज जो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में कि जो कंप्यूटर का जो इवोल्यूशन जो स्टार्ट हुआ है वो 16th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ है और आज के टाइम पे भी आप देख सकते हो कि कंप्यूटर में जनरेशंस जो है वो हमारी नए नए आ रहे हैं। दैट मीन्स उसमें स्टिल अभी भी इवोल्यूशन चल रहा है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्किल पीपल। सो आज हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल में देखेंगे कि आगे क्या पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आज का टॉपिक कंप्यूटर फंडामेंटल में। सो लास्ट क्लास में हमने जो समझा था वो था हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में। आज जो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में कि कंप्यूटर के कौन कौन से जनरेशन है और हर एक जनरेशन में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। सो द evolution of computer started from 16th century and resulted in the form that we see today. जो कंप्यूटर का जो इवोल्यूशन जो स्टार्ट हुआ है वो 16th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ है और आज के टाइम पे भी आप देख सकते हो कि कंप्यूटर में जनरेशंस जो है वो हमारी नए नए आ रहे हैं। दैट मीन्स उसमें स्टिल अभी भी इवोल्यूशन चल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंप्यूटर में जो बदलाव हो रहे हैं वो टाइम के हिसाब से धीरे धीरे करके होना स्टार्ट हो चुका है एज पर द नीड ऑफ द यूजर्स, या कह सकते हो कि जो हम लोगों का जो नीड जैसे आ रहा है उस हिसाब से उसमें चेंजेस किए जा रहे हैं। The present day computer, however, has also undergone rapid changes during the last 50 years. तो आप देख सकते हो कि आज के टाइम के जो कंप्यूटर्स हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा चेंजेस हो चुका है पहले के कंपैरेटिवली। तो हम कह सकते हैं कि लास्ट 50 इयर्स में जो चेंजेस है वो बहुत हुआ है। बहुत ही ज़्यादा चेंजेस हमारे कंप्यूटर इंडस्ट्री में देखा जा सकता है, या कह लो कि कंप्यूटर में जो भी चेंजेस है वो बहुत ज़्यादा देखा जा सकता है। क्योंकि आईटी इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है, टेक्नोलॉजीज़ बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं, जिस वजह से क्या है कि हमारा जो कंप्यूटर है उसमें भी बहुत ज़्यादा चेंजेस एज़ पर उसी हिसाब से किया गया है। This period during which the evolution of computer took place can be divided into 5 distinct phases known as generation of computer. अब ये जो पीरियड पीरियड है इसको डिवाइड जो किया है वो 5 तरीके से डिवाइड किया हुआ है जिसको हम बोल रहे हैं जनरेशंस। तो हम ये कह सकते हैं कि जनरेशन जो है वो हमारे अराउंड 5 जनरेशंस है, अब तो और भी आ चुके हैं। बट ये है कि हम लोग अभी जो बात करें वो सिर्फ 5 जनरेशंस के हिसाब से हम लोग लेके अभी चलेंगे। ठीक है, अदरवाइज़ तो 9 जनरेशन भी आ चुका है। आप सभी को ये पता ही होगा और जिनको नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे हैं बताने के लिए। ठीक है, तो उसका लाइक क्या है कि जो 9th जनरेशन है वो भी बिल्कुल ही लेटेस्ट वाला है जिसमें बहुत ज़्यादा अपग्रेडेशन है, जिसमें एआई वगैरह का कंप्लीटली यूज़ किया गया है। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर मीन्स द टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो जो कंप्यूटर का जो जनरेशन है वो कैसे-कैसे इवॉल्व हुआ है, जैसे समय बीतता गया है, जैसे-जैसे रिक्वायरमेंट्स आती गई हैं, उस हिसाब से चीज़ों में चेंजेस होता गया है। तो दैट मीन्स जब डिफरेंट चीज़ों में चेंजेस हुआ है तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि कंप्यूटर में भी तो चेंजेस होना ज़रूरी था। सबसे पहले जो कैलकुलेटर जो आया था वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल दोनों तरीके की कैलकुलेटर्स आई थी। इसके अलावा जैसे हमारा एबाकस आया था, वो भी कैलकुलेटिंग डिवाइस के हिसाब से यूज़ होता था। तो इसी तरीके के हमारे काफ़ी डिवाइसेज़ ऐसे हैं जो हमारे लॉन्च किए गए थे उस ड्यूरेशन में, मतलब हम कह सकते हैं 50 इयर्स पहले, या हाँ, 50 इयर्स पहले, उससे भी बहुत ज़्यादा पहले हुआ था, 16th सेंचुरी में हुआ है। तो इसलिए काफ़ी सालों पहले, काफ़ी सेंचुरीज़ पहले यहाँ पे डिस्कवरी ऑलरेडी होना स्टार्ट हो चुका था। तो इसी हिसाब से हम लोग जनरेशंस यहाँ पे देखते हैं कंप्यूटर का। सो कंप्यूटर्स आर क्लासिफाइड एज़ बिलॉन्गिंग टू स्पेसिफिक जनरेशंस। जो भी कंप्यूटर है उसको जो क्लासिफाई किया जाता है उसके जनरेशन के हिसाब से ही क्लासिफाई किया जाता है। The term generation was initially introduced to distinguish between different hardware technologies. Gradually, it shifted to both hardware and software as a total system consists of both of them. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा जनरेशन जो शो कर रहा है वो बेसिकली हमारे हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज को शो कर रहा है। तो ऑब्वियस सी चीज़ है, कोई भी हमारा कंप्यूटर होगा उसमें हार्डवेयर सिर्फ काम नहीं करता, उसके साथ में सॉफ्टवेयर भी काम करता है। तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मिलकर पूरा कंप्लीट सिस्टम हमारा बनता है, पूरा कंप्लीट एक कंप्यूटर बनता है। अब जैसे आपने देखा होगा कि आपका जो भी फ़ोन है, आपके फ़ोन में भी अपग्रेड होने के लिए आता है, आपके जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बेसिकली आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है फ़ोन का वो अपग्रेड होने के लिए आता है, ठीक है? जैसे कि क्या है कि आपका जो फ़ोन है वो बहुत अच्छी तरह से चले, बहुत सिक्योर्ड वे में चले, तो डिफरेंट टाइप के जो फीचर्स कंपनीज़ लॉन्च करती हैं, तो वो फीचर्स को अपडेट करने की वजह से हमें क्या करना होता है, अपने फ़ोन को भी अपडेट करवाना पड़ता है, अपने फ़ोन का सॉफ्टवेयर को भी अपडेट करवाना पड़ता है। इसी तरीके से जो भी हम एप्लीकेशंस वगैरह यूज़ कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाट्सएप अगर आप यूज़ कर रहे हो, तो व्हाट्सएप भी आपने देखा होगा कि जैसे वर्जन्स आती हैं या कुछ भी चेंजेस होता है तो उसका वर्जन लॉन्च हो जाता है। तो जो वर्जन जो लॉन्च हो रहा है तो उसमें भी क्या होता है कि डिफरेंट जो फीचर्स यहाँ पे ऐड ऑन हुई है, चाहे वहाँ पे 1 फीचर ऐड ऑन हो रहा हो, चाहे 2 फीचर्स ऐड ऑन हो रहे हों, वो फीचर्स के लिए हमें वापस से व्हाट्सएप को अपडेट करना ज़रूरी हो जाता है, अदरवाइज़ आप उन फीचर्स को यूज़ नहीं कर सकते।
तो इसका मतलब कहने का मतलब मेरा क्या है यहाँ पे कि जो भी वर्जन्स में जो भी अपग्रेडेशंस होती हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर का ही क्यों ना हो, तो उसमें क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर्स हमारी अपग्रेड हो रही है, उसी हिसाब से हार्डवेयर भी वैसे ही काम करता है। तो जितने भी हार्डवेयर्स हैं, अगर वो हमारा अगर लेटेस्ट के हिसाब से अगर देखें, तो लेटेस्ट के हिसाब से जो भी हार्डवेयर्स अवेलेबल है, उनको अगर हम यूज़ करें, तो उनके लिए लेटेस्ट सॉफ्टवेयर्स ही चाहिए होते हैं। क्योंकि हार्डवेयर्स को जो बनाया जाता है, वो लेटेस्ट वर्ज़न के हिसाब से ही उनको तैयार किया जाता है। जैसे कि उसमें कोई भी अगर लेटेस्ट हम लोग सॉफ्टवेयर्स चलाएँ या फिर लाइक अगर कोई भी अदर कोई एडवांस वर्ज़न का कोई भी अगर हम डिवाइस यूज़ करें, तो आराम से वो एक्सेस कर सकें। तो इसी वजह से यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग जनरेशंस को जो कंसिडर कर रहे हैं, वो उसके कंप्यूटर के हार्डवेयर के हिसाब से कंसिडर करके लेके चल रहे हैं। इसमें हम सिंगल हार्डवेयर को ही नहीं ले रहे हैं, सॉफ्टवेयर को भी ले रहे हैं साथ में। तो कंप्यूटर में जो है वो वेरियस वर्जन्स हैं, तो एक-एक करके हम लोग समझेंगे कि डिफरेंट वर्जन्स हमारे कौन-कौन से हैं। तो जिसमें से सबसे पहला जो वर्जन है वो है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, जो कि था 1946 से लेके 59 के बीच में। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स यूज्ड थर्मियन वेल्व्स और वैक्यूम ट्यूब्स। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो बना था, वो बना था वैक्यूम ट्यूब से। तो वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया था, जिस वजह से उसका जो साइज़ था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। These computers were large in size and writing programs on them was difficult. इसमें क्या था कि जो हमारे सबसे पहला जो भी कंप्यूटर बना था, वो फर्स्ट जनरेशन का जो भी कंप्यूटर बना था हमारा, वो काफ़ी ज़्यादा साइज़ में बड़ा था, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब जो होती है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ की होती हैं। तो उसके वजह से क्या हो रहा था कि एक रूम साइज़ का एक कंप्यूटर हमारा बन पाता था, और उसमें जो प्रोग्रामिंग करना हो, अगर कोई भी अगर पर्सन अगर प्रोग्रामिंग करता था उस टाइम पे, जो प्रोग्रामर्स थे, तो उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आती थी प्रोग्रामिंग करने में, क्योंकि एक लाइन में अगर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो उनको पूरा चेंजेस करके फिर वापस से करना होता था। तो इसमें एक अलग प्रोसेस से प्रोग्रामिंग वगैरह किया जाता था, जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट कंप्यूटर्स ऑफ दिस जनरेशन वर लाइक ENIAC, EDVAC, EDSEC, UNIVAC 1। ये कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स के, जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लाइक जैसे सबसे पहले है ENIAC। अब ENIAC जो है, इसका अपना खुद का फुल फॉर्म भी है, तो वो क्या है उसको जानते हैं। It was the first electronic computer built in 1946 at University of Pennsylvania, USA by John Eckert and John Muesley। सबसे पहले जो कंप्यूटर जो बनाने वाले जो पर्सन थे, वो हमारे 2 लोग थे, 2 लोगों ने मिलके इसको बनाया था, जो कि थे जॉन एकर्ट एंड जॉन म्यूस्ले। इट वाज़ नेम्ड इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इसका पूरा नाम क्या है? एनिक में ई जो है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक, एन का मतलब हो गया न्यूमेरिकल, आई का मतलब है इंटीग्रेटर, ए का मतलब हो गया एंड सी का मतलब हो गया कैलकुलेटर। इसका फुल फॉर्म है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ये इसका फुल फॉर्म है एनएक का। द एनएक वाज 30 बाय 50 फीट लॉन्ग, वेटेड 30 टन्स। अब इसका जो साइज है, आप देख ही सकते हो कि कितना बड़ा था, 30 बाय 50 फीट का। 30 बाय 50 फीट का आप समझ ही सकते हो एक रूम साइज का हो गया, है ना? रूम से भी थोड़ा सा ज्यादा बड़ा, क्योंकि पहले के टाइम के जो रूम्स होते काफी ज्यादा बड़े ही होते थे, है ना? तो इस वजह से 30 बाय 50 साइज तो इसका होता ही था। ठीक है, और वो भी फीट में। ऐसा भी नहीं है कि इसमें इंचेस के हिसाब से या लाइक सेंटीमीटर्स में लिया जा रहा है, उस हिसाब से नहीं है। फीट के हिसाब से बात हो रही है, तो आप इसको अंडरस्टैंड करो कि इसमें बहुत ज़्यादा ही बड़ा साइज़ का होता था। एंड देन इसकी अगर वेट की अगर बात करें, वो अराउंड 30 टन्स का इसका वेट था। तो आप ये सोच सकते हो कि इसमें जब वेट जो 30 टन का है, तो मतलब कितना ज़्यादा हेवी होगा, है ना? तो उसको इतना ईज़ी नहीं है कि एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे वापस से मूव करवाया जा सके। कंटेन 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स, 70,000 रजिस्टर्स, जिसमें 18,000 तो वैक्यूम ट्यूब्स थे, 70,000 रजिस्टर्स मौजूद थे, और 10,000 कैपेसिटर्स को इस्तेमाल किया गया था, जिसमें 150 किलोवाट का तो इलेक्ट्रिसिटी ही चाहिए होता था। तो इसका मतलब है कि जब इतने सारी चीज़ें लग रही है एक ही कंप्यूटर में, तो आप समझ सकते हो कि वो कंप्यूटर कितना ज़्यादा बड़ा होगा साइज़ में, कितना ज़्यादा वेटेड होगा, मतलब कितना ज़्यादा हेवी होगा वो। इस वजह से उसको एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे असेंबल करना पॉसिबल नहीं होता था। Today, your favorite computer is many times as powerful as ENIAC, still the size is very small। तो आज के टाइम पे जो हम लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं, वो भी उतना ही पावरफुल है जितना एक ENIAC कंप्यूटर था। बट फ़र्क क्या है कि उसका साइज़ छोटा हो गया है आज के टाइम के कंप्यूटर्स का, और आज के टाइम के जो कंप्यूटर्स हैं, वो हमारे ईज़िली कहीं पे भी कैरी किए जा सकते हैं, लाइक जैसे लैपटॉप हो गया,
ठीक है? एंड साइज़ छोटा होने की वजह से क्या है, उसका वेट भी थोड़ा-सा डाउन कर दिया गया है, क्योंकि इसमें चीज़ें अलग-अलग यूज़ करी गई हैं। वो क्या-क्या यूज़ करी गई हैं, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट जो सेकंड आता है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में, वो है एडवेक। एडवेक का पूरा नाम है, इट स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमैटिक कंप्यूटर। तो एडवर्क में ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक, डी का मतलब है डिस्क्रीट, बी का मतलब हो गया वेरिएबल, ए का मतलब है ऑटोमेटिक एंड सी का मतलब हो गया कंप्यूटर। तो इसको जो डेवलप किया है वो 1950 में डेवलप किया हुआ है। ठीक है, तो 1950 में इसको डेवलप किया गया है। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोरिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनसाइड द कंप्यूटर वाज इंट्रोड्यूस्ड हियर। अब जो भी डेटा स्टोर करवाना है या जो भी इंस्ट्रक्शन देना है या जो भी डेटा स्टोर करवाना है, तो उसका जो कॉन्सेप्ट आया था वो हमारे एडवेक वाले कंप्यूटर में ही लाया गया था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि प्रोग्रामिंग जो करना स्टार्ट हुआ था वो एनिक में करना स्टार्ट हुआ था। अब उसके बाद जो एडवेब वाला आया, एडवेब वाले में क्या चीज़ ऐड ऑन करी, यहाँ पे ऐड ऑन करी गई है स्टोरिंग या कह लो स्टोरेज और इंस्ट्रक्शंस कि कंप्यूटर को कैसे यहाँ पे हमें अपना काम समझाना है, उसके लिए इंस्ट्रक्शंस वगैरह को स्टोर किया गया, एज़ वेल एज़ जो भी हमारा डेटा है उसको स्टोर यहाँ पे करवाया गया। जैसे कि जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं वो उसको अंडरस्टैंड कर सके एंड हमें उसी अकॉर्डिंगली रिजल्ट दे सके। दिस अलाउड मच फास्टर ऑपरेशन सिंस द कंप्यूटर हैड rapid access to both data and instruction। इससे क्या फ़ायदा रहा कि ये थोड़ा-सा ज़्यादा फ़ास्टर काम करना स्टार्ट किया और जिस वजह से क्या था कि हमें जो भी डेटा है उसको हम एक्सेस कर सकते थे आसानी से। तो अब इसमें क्या था कि इस वाले कंप्यूटर में कि इसमें ये बहुत ज़्यादा फ़ास्ट हो चुका था और दूसरा ये था कि हम जो भी डेटा है, जो हमने स्टोर करवा के रखा है, जो हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, वो हम ईज़िली एक्सेस कर सकते थे इसमें। The other advantage of storing instruction was that computer could take logical decisions internally। अब इसमें एक और चीज़ ऐड ऑन किया गया कि कंप्यूटर जो है वो लॉजिकल डिसीजंस ले सके। तो इसका मतलब है कि जो प्रोग्रामिंग जो करवाया गया है, तो वो कुछ ऐसा सोच के करवाया गया है कि कंप्यूटर जो है वो अपने हिसाब से डिसीजंस ले सके, वो खुद आंसर्स दे सके, है ना? तो ये किसके हिसाब से बेस्ड है? इंस्ट्रक्शन के ऊपर। तो जो भी हमने वहाँ पे इंस्ट्रक्शन जैसा दिया हुआ है, वैसे ही उसी हिसाब से वो काम कर रहा है एंड उसी हिसाब से हमें रिजल्ट को दे पा रहा है। तो ये था हमारा फर्स्ट जनरेशन का एक कंप्यूटर जो कि था एडवेक। आज का जो क्लास है वो हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। तो अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर हिट करें। जिससे कि आप लोगों को हमारा जो भी वीडियो आए नेक्स्ट वो आपको तुरंत आपके नोटिफिकेशन में मिले। तो आज की बस इतना ही। थैंक यू।